हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीडीपीजी वाला पे। मेरा नाम है योगेश लहानकर। जामिया मिलिया इस्लामिया के एमए हिस्ट्री एंट्रेंस की पढ़ाई हम लोग इस सेशन के मार्फत हम लोग करने वाले हैं, जहां पे हम लोग एमए हिस्ट्री का जो आपका एंट्रेंस होता है उसका पार्ट बी जो डिस्क्रिप्टिव आता है, उसमें आपको 20 मार्क के लिए 3 क्वेश्चंस लिखने होते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यहां पे मैं आपको ये बतलाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से आप एक ब्लूप्रिंट को अपने दिमाग में तैयार करके उसके हिसाब से 20 मार्क्स की ये क्वेश्चंस लगभग 200 से 250 वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो इसके पार्ट 2 में आप सभी लोगों का स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं, पार्ट 1 में हमने एक पीवाईक्यू करा था, राइट, और 2 क्वेश्चंस करे थे। ये 1 पीवाईक्यू जो था वो 2016 का था, और 2 क्वेश्चंस जो थे ऑब्वियसली मैंने खुद उनको पीवाईक्यूज को देखते हुए उसी प्रकार से उसको बनाया था, राइट। अब पार्ट 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, पार्ट 2 में हम लोग फिर से एक बार 3 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। और 3 क्वेश्चन को किस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे, सबसे पहले हम लोग उसकी ब्लूप्रिंट देखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे एक्चुअल आंसर। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग एक्चुअल आंसर। मैं एक्चुअल आंसर के ऊपर एक्चुअली कम फोकस करने वाला हूं इस सेशन में। मैं ब्लूप्रिंट के ऊपर फोकस करूंगा, आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से सारे के सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में पहले से होने चाहिए और उनको आपको किस प्रकार से एक दूसरे के साथ जोड़ के एक लॉजिकल सीक्वेंस बनाते हुए आंसर लिखना है, राइट। तो उसके ऊपर फोकस होगा, तो एक्चुअल आंसर जो है वो आपको वैसे भी मिलने वाला है। ठीक है, तो कैसे मिलेगा आपको बाय द वे एक्चुअल आंसर? तो एक्चुअल आंसर अगर आपको जानना है कि कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। जैसे ही ये वीडियो रिलीज होता है चैनल के ऊपर, इसकी जो पीपीटी है जिसमें ये सारी चीजें आपको बनी बनाई मिल जाएंगी, वो पीपीटी मैं वहां पे शेयर कर दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आपको वहां पे ब्लूप्रिंट एंड एक्चुअल आंसर दोनों मिल जाएंगे। तो इसको ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे ज्वाइन करना है, आपके मोबाइल फोन पे आपको गूगल लेंस खोलनी है, इसको स्कैन करना है, लिंक मिलेगी, क्लिक कीजिएगा, टेलीग्राम के ऊपर लेके जाएगा, वहां पे ज्वाइन नाउ का जो बटन होता है उसको क्लिक करके सीयूईटी पीजी का हमारा जो पीडब्ल्यू का हिस्ट्री का चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बात कर लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो आपको आपके जेएमआई के एमए हिस्ट्री के एंट्रेंस में डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आने की बहुत बड़ी संभावना है। आप देख सकते हैं ये एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चन है। हाईलाइट द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द गुप्तास। अब ये जो गुप्तास यहां पे लिखा गया है ना, इसको बदल के राष्ट्रकूटास कर लीजिए, मौर्यास कर लीजिए, कोई भी दूसरी डायनेस्टी कर लीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको जेएमआई के डिस्क्रिप्टिव पार्ट में जरूर से पूछा जाएगा। जामिया मिलिया इस्लामिया इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछ सकती है। तो आइए बात करते हैं इसके ब्लूप्रिंट की। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग डायरेक्टली नेचर ऑफ किंगशिप की। देखिए यहां पे आपको सीधे तौर पे पूछा गया है हाईलाइट द इंपॉर्टेंट फीचर्स, फीचर्स पूछे हैं। तो ज्यादा इंट्रोडक्शन वगैरह देने के चक्कर में यहां पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, फीचर्स पूछे हैं, फॉलोइंग आर द फीचर्स बोल के हम लोग डायरेक्टली मुद्दे के ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन हैड फॉलोइंग फीचर्स, इतना बोल के हम लोग डायरेक्टली मुद्दे के ऊपर आ सकते हैं। पहला मुद्दा होगा आपका नेचर ऑफ किंगशिप। हेरिडिटरी मोनार्की है, पावरफुल है, किंग सुप्रीम अथॉरिटी हुआ करता था। ये हम लोग कैसे मान सकते हैं, टाइटल्स लाइक महाराजाधिराजा, इस प्रकार के टाइटल्स लेते हैं। परम भत्तारक, इस प्रकार के टाइटल लेते हैं, है ना। खुद को बहुत ही बड़े पैमाने पे एक पावरफुल राजा के तौर पे दिखाने की कोशिश यहाँ पे ये करते हैं। आर एस शर्मा जो हैं, इनका हम लोग हिस्टोरियोग्राफी पे इनका जो ओपिनियन है वो यहाँ पे चिपका देंगे, बिगिनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज। क्योंकि जब कभी भी राजा बहुत बड़े बड़े टाइटल लेता है तो वो ये दिखलाने की कोशिश करता है कि मेरे हाथ के नीचे छोटे मोटे राजा है और इन राजाओं के साथ मैं पावर शेयर करता हूँ। तो ये एक डिसेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। आर एस शर्मा इसके ऊपर बात करते हैं, एक हाथ दो सेंटेंस में हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हिस्टोरियोग्राफी हो जाएगी और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, ये भी यहाँ पे प्रूव हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट अप डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। डिसेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसीज जो थी इसी को हम लोग आगे जोड़ेंगे। लोकल यूनिट्स आए, है ना, लोकल यूनिट्स आए, प्रोविंसेस थे, और
मौर्यस का उदाहरण देते हुए हम लोग ये कहेंगे कि मौर्यस काफी ज्यादा सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे, गुप्ताज इतने बड़े पैमाने पे सेंट्रलाइज्ड नहीं थे। यहाँ पे हमें डिसेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज देखने को मिलती है, और इसी वजह से यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। उसी वजह से यहाँ पे अलग अलग प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो लोग हैं वो हैं। तो एम्पायर को किस प्रकार से डिवाइड करते हैं, पहले भुक्ति में यानी प्रोविंस में डिवाइड करते हैं, फिर विषय जो कि डिस्ट्रिक्ट है ना, और फिर आता है आपका ग्राम विलेज। लोकल बॉडीज दे ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ग्रास रूट गवर्नेंस एंड पार्टिसिपेशन यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये जो डिवीजन है पूरे के पूरे गुप्ता एम्पायर का, भुक्ति और विषय में और फिर ग्राम में, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम लोग पॉइंट्स को लॉजिकली जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी एडमिनिस्ट्रेशन में जिनके साथ राजा अपने पावर को शेयर करता है, उन ऑफिसरों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। कहेंगे कि भाई ये ऊपरी का जो होता था, ये आपके भुक्ति का हेड हुआ करता था, प्रोविंशियल गवर्नर हुआ करता था, इसके हाथ में बहुत ज्यादा पावर हुआ करते थे। विषय में विषयपति हुआ करता था, ये डिस्ट्रिक्ट हेड है ना। और फिर ग्राम में ऑब्वियसली आपके विलेज हेड वगैरह हुआ करते थे, है ना। इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ हेरिडिटरी ऑफिसेस एंड वीकनिंग ऑफ सेंट्रल कंट्रोल ओवर टाइम यहाँ पे होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। रेवेन्यू सिस्टम की भी यहाँ पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में रेवेन्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लैंड रेवेन्यू मेन सोर्स है, लेकिन यहीं पे हमें देखने को मिलता है कि बहुत बड़े पैमाने पे लैंड ग्रांट्स भी दिए जाते हैं, स्पेशली ब्राह्मण्स को। कभी कभार ऑफिशियल्स को भी दिए जाते हैं, ज्यादातर ब्राह्मण्स को दिए जाते हैं। पूरी तरीके से इकोनॉमी लैंड बेस्ड थी, ये हमें यहाँ से समझ में आता है। और चूंकि यहाँ पे ऑफिसर्स एंड ब्राह्मण्स दोनों को ही लैंड ग्रांट्स दिए जा रहे हैं, एक फ्यूडल टेंडेंसी का यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे ये होता हुआ एक प्रकार से अस्तित्व में आती हुई फ्यूडल सिस्टम हमें समझ में आती है। छठवां पॉइंट है जुडिशियल एंड मिलिट्री सिस्टम। ठीक है, तो ऑब्वियसली किसी भी साम्राज्य का खुद का एक मिलिट्री सिस्टम होता है, जुडिशियरी होती है। जुडिशियल सिस्टम जो है धर्मशास्त्र के ऊपर आधारित, ये आपको पता होना चाहिए, फैक्चुअल पॉइंट है। आर्मी इट वाज आल्सो लेस सेंट्रलाइज्ड। तो ऑब्वियसली जो फ्यूडिटरीज हैं, जैसे कि आपका ऊपरीक हो गया, विषयपति हो गया, इनके पास अपनी खुद की आर्मी होगी। सामंताओं के पास यानी जो लोकल ऑफिशियल्स हैं उनके पास अपनी खुद की आर्मी होगी। एंड दैट इज द रीजन वाई देयर वाज अ ग्रोइंग डिपेंडेंसी ऑफ द Gupta emperor on the armies that was being provided by these सामंतास। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये 6 पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इनके आधार के ऊपर आप कुछ यूं आपका आंसर जो है फॉर्मुलेट कर पाएंगे। अब जैसे मैंने कहा पार्ट 1 में मैंने ब्लूप्रिंट एंड एक्चुअल आंसर दोनों के ऊपर फोकस रखा था। अब आपको क्या करना है, ये एक्चुअल आंसर खुद से होके पढ़ना है। ठीक है, मैं केवल ब्लूप्रिंट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ये क्वेश्चन जो है ना मिडिवल से है, पहली चीज। दूसरा, ये क्वेश्चन एक्चुअली अलाउद्दीन खिलजी के एक्सपेरिमेंट्स या फिर मार्केट रिफॉर्म्स जो हैं इनके ऊपर आधारित जो क्वेश्चन था उससे मैंने प्रेरित होके ये क्वेश्चन बनाया है। ये क्वेश्चन आने की संभावना भी बहुत ज्यादा। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें ये बताना होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है कॉन्ट्रोवर्शियल रूलर है, विजनरी तो है, बहुत कुछ अलग करना चाहता है, विजनरी है, लेकिन कंट्रोवर्शियल है। क्योंकि जो कुछ भी करना चाहता है उसमें कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। काफी एम्बिशियस है, इंटेलेक्चुअली इंक्लाइंड है, लेकिन फिर भी एग्जीक्यूशन में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल करता है दिल्ली टू दौलताबाद। तो ये यहाँ पे आपको इसका जो ईयर्स होते हैं ना, ये आपको याद रखने हैं। ईयर्स जो है ये आपके रिमेम्बरेंस का पार्ट है, यू नीड टू रिमेंबर इट। जब कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट किया होगा तो वो ईयर के साथ आपको लिखना है। ठीक है, बेटर कंट्रोल ओवर डेक्कन, ये करने के लिए उसने दिल्ली टू दौलताबाद जो है कैपिटल शिफ्ट किया था। उसको लगा था ये सेंट्रल लोकेशन है, लेकिन जो शिफ्टिंग करते हुए हार्डशिप हुई और उसके बाद दौलताबाद में जाने के बाद उसको पता चला कि जो प्रॉब्लम मुझे दिल्ली में बैठ के डेक्कन के लिए आ रही थी, वही प्रॉब्लम अब मुझे डेक्कन में बैठ के दिल्ली साइड के लिए आ रही है। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो हैं ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। टोकन करेंसी रिफॉर्म्स, तो यहाँ पे क्या किया, कॉपर कॉइन्स इशूड इक्वल टू सिल्वर टंका। हावेवर इट फेल्ड, क्योंकि लोगों ने काउंटर फीडिंग करना शुरू कर दिया। लैक ऑफ स्टेट कंट्रोल ओवर इट, ये भी एक कारण था जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो गया था।
दोआब रीजन एक्सपेरिमेंट, जहां पे टैक्सेशन को गंगा यमुना दोआब में 50% कर दिया, जबकि वहां पे क्रॉप फेलियर हो चुका था, जिसकी वजह से लोगों ने रिबेलियन कर दिया। अकाल पड़ा था, क्रॉप फेलियर था, है ना, फेमाइन था, और यहाँ पे इसकी वजह से रिबेलियन हो गया। नेक्स्ट अप एक्सपांशनिस्ट एंड मिलिट्री प्रोजेक्ट्स, इसके खुरासान एंड कराची एक्सपीडिशन दोनों के दोनों हाईली अनसक्सेसफुल, लेकिन बहुत ही ज्यादा पैसे इसमें इन्वेस्ट करता है। दोनों के दोनों जो हैं ओवर एम्बिशियस हैं और बहुत हद तक अनसक्सेसफुल हैं। बहुत हद तक बोलने से बेहतर तो यही होगा कि लार्जली अनसक्सेसफुल, इससे कुछ हासिल नहीं हुआ है। ठीक है। हिस्टोरियोग्राफिकल असेसमेंट, जियाउद्दीन बर्नी क्या बोलते हैं, हार्श क्रिटिक कॉल्स हिम इम्प्रैक्टिकल रूलर। वहीं पे इब्न बतूता जो है, ही हाईलाइट्स इंटेलिजेंस बट अनप्रेडिक्टेबिलिटी। मोहम्मद बिन तुगलक इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल। और ये बहुत बार बोला भी गया है कि मतलब छोटे छोटे चीजों के ऊपर लोगों के हाथ पैर भी काट देता था मोहम्मद बिन तुगलक, राइट। तो जियाउद्दीन बर्नी एंड इब्न बतूता के ऑब्जर्वेशंस एज अ हिस्टोरियोग्राफी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। एक्चुअल आंसर आपका कुछ यूं हो सकता है। ठीक है। तो हर एक चीज के ऊपर आपको फोकस करते हुए लिखना होता है। 250 वर्ड्स के भीतर आपको केवल 200 शब्द देते हैं। ठीक है। 250 के ऊपर अगर आप जाओगे तो वो आपके मार्क्स ही काट देंगे। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, एंड दैट इज ब्रीफली डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन का ब्रीफली इंपॉर्टेंस आपको बताना है। ठीक है। किसके लिए? पूरे वर्ल्ड के लिए। बर्थ ऑफ अ रिपब्लिक, फिर से एक बार इंपॉर्टेंस पूछा है, डायरेक्टली मुद्दे के ऊपर आ सकते हैं। पूरे के पूरे जगत के लिए अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको अमेरिकन रेवोल्यूशन भी कहते हैं, इसका इंपॉर्टेंस कुछ यूं हो सकता है। ऐसे बोल के हम लोग पहला मुद्दा लिख सकते हैं, बर्थ ऑफ अ रिपब्लिक। यहाँ पे कॉलोनियल रूल खत्म हुआ ब्रिटिशों का एंड क्रिएशन ऑफ यूएसए हो चुका है। फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडर्न एंटी कॉलोनियल रेवोल्यूशन है ये, है ना। दूसरा, स्प्रेड ऑफ एनलाइटनमेंट आइडियल्स, लिबर्टी इक्वालिटी एंड नेचुरल राइट्स ऑफ जॉन लोक। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन आइडियाज़ को फोकस में लाया था, और यहाँ पे एक मॉडर्न डेमोक्रेसी अस्तित्व में आ गई इन्हीं सारे राइट्स के ऊपर फोकस करते हुए। ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा कि देखो यार, मॉडल कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे अस्तित्व में लाई गई, उसको लिखा गया फाउंडिंग फादर्स के द्वारा, और इसी के जरिए फिर रूल ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया। और इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत ने भी फिर बाद में इसी प्रकार से अपनी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी, रूल ऑफ लॉ को यहाँ पे हमने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। तो इस प्रकार से सीधा भारत के ऊपर इम्पैक्ट आता है ना। ये जो आइडियल्स है लिबर्टी इक्वालिटी, इसका भी भारत के ऊपर सीधा इम्पैक्ट है कि नहीं। एक्सप्लेन, यू नीड टू एक्सप्लेन इंस्पायर्ड पॉलिटिकल सिस्टम्स ग्लोबली इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग इंडिया। चलिए आगे, inspiration to other revolutions. American Revolution is usually seen as that particular revolution that also caused revolutions everywhere else, including the French Revolution. ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए भी ये काफी ज्यादा एक डायरेक्ट इम्पैक्ट साबित होता है। इन्फ्लुएंस ऑन लैटिन अमेरिकन इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स एंड ग्लोबल स्प्रेड ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियल्स। तो भारत में भी जो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये वाली जो बात होती है काउंसिल्स एक्ट के दरमियान, वो सीधे तौर पे अमेरिकन रेवोल्यूशन से प्रभावित थी, है ना। इम्पैक्ट ऑन कोलोनियलिज्म, कोलोनियलिज्म को चैलेंज किया जा सकता है, और ना बल्कि चैलेंज किया जा सकता है, सक्सेसफुली चैलेंज करके उसको हटा दिया जा सकता है, खुद की गवर्नमेंट अस्तित्व में हम लोग ला सकते हैं। ये अमेरिकन रेवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड को बतलाता है, ब्रिटिश कोलोनियलिज्म को खत्म कर देता है। ठीक है। इंपीरियल पावर्स को यहाँ पे डिफीट किया करा जाता है। एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल वर्ल्ड वाइड को हो, ये एक्चुअली एक नवचेतना देता है। लोगों के मन में ये विश्वास उत्पन्न होता है कि हम भी, हमारे ऊपर जिस औपनिवेशिक शासन ने हमारे ऊपर अपनी सत्ता बरकरार रखी है, उसको हम ना बल्कि चैलेंज कर सकते हैं, बल्कि चैलेंज करके हम लोग सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, हम इंडिपेंडेंस पा सकते हैं। ये बतलाया सबसे पहले अमेरिकन रेवोल्यूशन ने, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिमिटेशन क्या है इसका, क्रिटिकल व्यू भी हमें थोड़ा सा यहाँ पे बताना पड़ेगा। स्लेवरी कंटिन्यूड इन अमेरिका, तो यहाँ पे नए कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी वगैरह की बात हो रही है, लेकिन फिर भी जो ब्लैक अमेरिकन हैं उनके लिए अभी भी स्लेवरी वगैरह जो है अस्तित्व में है। और पूरी तरीके से क्या ये सच में फिर इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड सिस्टम था या नहीं था, ये डिबेटेबल है।
एक्सक्लूजन ऑफ इंडिजिनस पीपल इन द पॉलिसी मेकिंग। अमेरिका में जो इंडिजिनस लोग थे उनको कभी भी पॉलिसी मेकिंग में वो स्थान नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था, और ये आज की भी बात है। इंडिजिनस लोग जो हैं इनको साइडलाइन किया जाता है। तो ये भी अमेरिकन सोसाइटी का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है, जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी पूरी तरीके से कभी ये नहीं कर पाया, एड्रेस नहीं कर पाया, राइट। हिस्टोरियोग्राफी देखिए, हार्वर्ड जिन वगैरह इसके ऊपर बात करते हैं। एक्सप्लेन आइडियल्स वर्सेस रियलिटी, आइडियल्स वर्सेस रियलिटी को ये बतलाते हैं। तो इस प्रकार से आप जो हैं इसको जरूर से ये कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, historians like Howard Zinn have pointed out its limitations, noting that its ideals were not universally applied as slavery persisted। तो इन्होंने यही बात करी है कि देखो अमेरिका में अभी भी स्लेवरी है, इंडिजिनस लोगों को पॉलिसी मेकिंग से बाहर रखा जा रहा है, उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है। तो जिस इक्वालिटी की हम लोग बात करते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन के तौर पे, या फिर जिस इंडिपेंडेंस की हम बात करते हैं, दैट एक्चुअली वाज द इंडिपेंडेंस ऑफ द वाइट्स अगेंस्ट अनदर ग्रुप ऑफ वाइट्स। जो कॉलोनियल्स थे वो ब्रिटिश थे, इन गोरों के खिलाफ लड़के अमेरिका के इन गोरों ने उनसे अपना इंडिपेंडेंस तो ले लिया, लेकिन जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, ब्लैक अमेरिकन्स या फिर इंडिजिनस लोग हैं, उनको तो यहाँ पे बिल्कुल भी कोई राइट्स वगैरह नहीं मिले थे। तो जिन इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसके लिमिटेशंस हमारे सामने लाने की कोशिश करते हैं। कुछ यूं आप हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंस जो है सामने ला सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी आपको बोला जाता है कि इम्पोर्टेंस सामने लाओ, तो अगर वहाँ पे कोई लिमिटेशन है तो उसको आप ज़रूर से मेंशन कीजिएगा, क्योंकि बाकी सारे लोग हमेशा उसके पॉजिटिव्स के ऊपर ही बात करेंगे, लेकिन अगर आपने लिमिटेशंस के ऊपर भी बात कर दी तो आपका आंसर ज़्यादा बेहतर तरीके से सामने खुल के आएगा, ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे, राइट। तो चलिए, आई होप आई वॉज हेल्पफुल once again in this particular part as well in making you understand how to attempt JMI descriptive syllabus for MA history entrance। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। इसकी पीपीटी केवल और केवल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही मिलेगी, राइट। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं, होमवर्क में क्या करना है। यू नीड टू अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस। अगर आपके पास PYQs हैं तो उस पर्टिकुलर PYQs को देखते हुए नए क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करके उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। 2 मिनट समरी में आज हमने क्या किया, 3 क्वेश्चंस हमने करे, जहां पे हमने फोकस किया ब्लूप्रिंट के ऊपर, ब्लूप्रिंट एंड एक्चुअल आंसर। तो एक क्वेश्चन था आपका गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। दूसरा था मोहम्मद बिन तुगलक के एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर, और तीसरा था आपके अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन के ऊपर था, मोहम्मद बिन तुगलक के जो हैं ये एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। सो विद दिस कमिंग टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। पार्ट 3 में हम लोग फिर से एक बार 3 क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। So with this, coming to an end of this session, thank you. This is Yogesh Lanka signing off. Bye-bye.